हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा केमिकल कनेटिक्स का टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस थ्योरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती, मतलब हर कोलिजन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं कराती है, ठीक है। अब कोई कौन सी कोलिजन इफेक्टिव है, जब जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन कब करा सकते हैं, जब उनके पास वो मिनिमम एनर्जी हो। तो जो वो मिनिमम एनर्जी हो उनमें है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने बोला, लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, ठीक है। रिएक्शन कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। However, every collision is not effective collision, that is does not result into chemical reaction. For a collision to be effective, the colliding molecules must have energy more than a particular value. तो हर collision effective collision नहीं होती। जो collision effective मतलब जो chemical reaction कराए उसमें एक energy की value जो है एक particular value से ज़्यादा होनी चाहिए। तो minimum energy जिसके साथ की रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन दैम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसको हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू से कम होती है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा। तो पता होगा कोई केमिकल रिएक्शन करानी हो तो हम हीट करते हैं, अपना टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जो हीट की प्रेजेंस में होती है उनको थर्मल रिएक्शंस करते हैं। तो मतलब रूम टेम्परेचर पे हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सो दैट उनकी वैल्यू जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाए। तो जितनी हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशहोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जितनी थ्रेशहोल्ड एनर्जी है माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब उसके अंदर उतनी एनर्जी है रिएक्शन कराने के लिए, उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। और जितनी हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी उतनी स्लो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का। तो ये रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे एनर्जी जो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। तो रिएक्शन कराने के लिए जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है जो कि अनस्टेबल है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है इवॉल्व हुई बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। तो ये है, मतलब दिस ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी है उतनी फास्ट रिएक्शन है। अगर मैं अब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इसका एक और ड्रॉ कर दूँ तो वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये रिएक्शन फास्ट है, दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्लो। अब देखो, अगर ये ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्शन मिलकर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, तो ये 2AB बन गया, मतलब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी की बात कर दूँ, थ्रेशहोल्ड एनर्जी का होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो एनर्जी जो है ऑलरेडी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, ठीक है। आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे से मिली, दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी प्लस जो एनर्जी रिएक्टेंट्स में ऑलरेडी है। इसके बाद में आता है आर्हेनियस इक्वेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि इतने % रिएक्शन हो गई है, अब क्या होएगा। तो वहाँ पे देखो अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो रेट कांस्टेंट जो है वो तभी चेंज होता है जब हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दे। तो यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन ने क्या डिस्कस करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द मतलब टेम्परेचर पे कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर क्या है उसका लिंक, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल और ट्रिपल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ज़्यादा रिएक्शंस के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा अगर हम 10 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट की टर्म्स में लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर रेट कॉन्स्टेंट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल और ट्रिपल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ है,
नेक्स्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो ये टी टेम्परेचर पे है, तो ये T + 10 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो इस ग्राफ से तुम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? हाँ जी, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो इस ग्राफ से? जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती है। पीक जो है फॉरवर्ड हो जाती है बट डाउनवर्ड हो जाती है, मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो गई है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पीक जो है वो फॉरवर्ड बट डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आर्हिनियस इक्वेशन है, ये आपने याद करनी है कि A = A e⁻⁻⁸ E इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कांस्टेंट है, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है बाइनरी कोलिजन्स की रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की पर सेकंड पर लीटर में बताता है। E इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, A एंड E उसको हम आर्हिनियस पैरामीटर बोल देते हैं। अब दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग K = नेचुरल लॉग A, E एंड नेचुरल लॉग ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग A K = नेचुरल लॉग A - E/RT। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2.303 लॉग K = 2.303 लॉग A - E/RT। तो यहाँ पे अगर हम 2.303 को इधर लेके जाएंगे तो 2.303 और 2.303 कैंसिल हो गया, माइनस इधर भी आएगा 2.303, तो लॉग K = लॉग A - E/2.303 RT। अब अगर हमने वैल्यू रेट कांस्टेंट की दो टेम्परेचर पे ली, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 एंड K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली ले ली, तो नेचुरल लॉग K1 = नेचुरल लॉग A - E/RT1, नेचुरल लॉग A तो कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग K2 = नेचुरल लॉग A - E/RT1, 2 - 1 कर दिया, नेचुरल लॉग K2 - नेचुरल लॉग K1 = -E/RT2 माइनस E। तो यहाँ पे ये प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग K2/K1 = E/R 1/T1 - 1/T2। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग K2/K1 = E/R, तो इस कैल्सियम T1 T2 T2 - T1, तो इसको भी अब तुम लॉग ले लो, कन्वर्ट कर लो, 2.303 लॉग K2/K1 = E/R 2.2, ये आ गया नेक्स्ट जो भी है, तो 2.30 इधर आ गया, E/2.303 R T2 - T1/T1 T2। तो ये होगी तुम्हारी आर्हिनियस इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसको आप नोट करो कॉपी में। तो ये आर्हिनियस इक्वेशन तक आपने टॉपिक नोट करना है।